हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 हिंदी का मॉडल पेपर बताने वाला हूं और ये मॉडल पेपर 18 फरवरी को सेम इसी मॉडल पेपर पे आधारित आपका पेपर आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको एक एक मॉडल पेपर संपूर्ण MCQ सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ और आपको पूरा संपूर्ण मॉडल पेपर रूबरू कराने वाला हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके पहले भी मैंने मॉडल पेपर अपलोड किया है, प्रोफाइल में देख लीजिए आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं बताता हूँ पूरा मॉडल पेपर। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि टाइम जो होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का रहता है और टोटल पूर्णांक जो है आपका 70 नंबर का है, ठीक है। और जो प्रारंभ के 15 मिनट है आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, प्रश्न पत्र पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र जो है वो खंड अ और खंड ब, मतलब कि 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब में। खंड अ में जो है आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे जिसका आंसर आपको किस पे देना है, OMR शीट पे देना है। ये सब तो आपको पता ही है। और उसके बाद खंड ब में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसका आंसर आप लोगों को अपने कॉपी में देना है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन और किस प्रकार के वर्णात्मक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि OMR शीट पर आपको व्हाइटनर या इरेजर का उपयोग नहीं करना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं खंड अ। खंड अ में मैंने अभी जैसे ऊपर बताया कि MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें आपके टोटल 20 MCQ होते हैं और 20 नंबर के होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से MCQ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ पे पहला वाला MCQ दिया गया है कि दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। देखिए जो सप्तक है, पहला सप्तक और दूसरा सप्तक है और तीसरा सप्तक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना बहुत जरूरी है। तो जो पहला सप्तक प्रकाशित हुआ था वर्ष 1943 में हुआ था और दूसरा सप्तक जो प्रकाशित हुआ था वर्ष 1951 में हुआ था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा सप्तक जो प्रकाशित हुआ था वर्ष 1959 में हुआ था। तो आप लोग इसी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया हम लोग को कि सुमित्रानंद पंथ की रचना है। इसमें से कौन सी सुमित्रानंद पंथ की रचना हम लोग को बताना है। उर्वशी है या पल्लव है या साकेत है या कामायनी है। तो जो पल्लव है यही क्या है, सुमित्रानंद पंथ की रचना है। और ये उर्वशी और साकेत जो है ये मैथिली शरणगुप्त की रचना है तथा ये कामायनी जो है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन को याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन को नोट भी करते चलिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है। जो छायावाद युग है इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है प्राकृतिक का मानवीकरण है, मतलब ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक का मानवीकरण। नेक्स्ट कलर देख लेते हैं, ऑप्शन इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को दिया गया कि मैथिली शरणगुप्त किस युग से संबंधित है। जो मैथिली शरणगुप्त हैं ये किस युग के कवि हैं हम लोग को बताना है। तो मैथिली शरणगुप्त जो है ये द्विवेदी युग से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को दिया गया है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा। जो केशव है, केशव दास जी थे, उनको कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को दिया गया है कि अजातशत्रु नाटक के नाटककार कौन है। तो जो अजातशत्रु है ये नाटक विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि इलासचंद जोशी की कहानियों का जो विषय है वो क्या है। इलासचंद जोशी जिस प्रकार की कहानी लिखते थे उसका विषय क्या था, तो ये मनोवैज्ञानिक कहानियां थी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि 1018 से लेकर 1936 तक का जो समय है वो क्या कहलाता है। तो वो प्रेमचंद युग भी कहलाता है, शुक्ल युग भी कहलाता है और प्रसाद युग, मतलब कि सभी को मिलाकर इतने का जो टाइम पीरियड है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 में और इसमें हम लोग को मिलान करना है। तो देखिए इसको किस प्रकार से मिलाएंगे हम लोग, एक एक चीज़ों को अच्छे समझिए। देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया गया कि मैला आंचल जो है ये रचना है फरीश्वरनाथ रेणु की। ऑप्शन ए, मतलब कि पहला का ख में मिलेगा, तो पहला का ख इसमें देखिए दोनों में मिला है। दूसरी तरह से ये जो चौथा वाला है आपको 2 ही 3 आ रहा है, उसी तरह से आप मैच कर सकते हैं। और चौथा वाला जो है कफन ये है प्रेमचंद की रचना है, मतलब कि दूसरा का चौथा का क। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही हम लोग को दिया गया है, ए में पहला का ख है और चौथा का क है। तो ऑप्शन ए की इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी प्रकार से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया हम लोग को कि निम्नलिखित में से उपन्यास कौन सा है। तो सेवा सदन, विराट एक पद्मिनी, कफन और चित्रलेखा ये सभी क्या है, उपन्यास है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें हम लोग से पूछा है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है शोक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग को दिया गया है कि सुहत ओढ़त पीटु पते श्याम सलोने ज्ञात मानो नीलमणि शैल पर आतप प्रभात में कौन सा अलंकार है। तो इसमें उपमा अलंकार है, मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग से पूछा है कि एक सामासिक छंद जिसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 से 13 मात्राएं होती हैं और विराम 24 मात्रा पर होती है, कौन सा किस छंद का लक्षण है। तो दोहा का लक्षण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 में दिए गए प्रहार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रहार में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्र जो है उपसर्ग उपयोग किया गया है। दूसरी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र कौन सा समास है। तो ये एक कर्मधारय समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शब्द के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो 8 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग से पूछा गया है कि आंसू का तत्सम रूप क्या होता है। जो आंसू है इसका तत्सम रूप होता है अश्रु। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अश्रु। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि कर्मवाच में प्रधानता होती है। जो कर्मवाच होता है इसमें किसकी प्रधानता होती है। तो कर्म की प्रधानता होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग को दिया गया है कि ताभ्य शब्द का वचन और विभक्ति लिखिए। तो ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 20 में कि निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है। इसमें से कौन सा सर्वनाम हम लोग को बताना है। मनुष्य, बचपन या कोई या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई जो है एक प्रकार का सर्वनाम है। ठीक है, मतलब कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है वही क्या होता है, सर्वनाम होता है। ये आपके खत्म हो गए टोटल 20 MCQ। अब चलते हैं आपके वर्णात्मक प्रश्न में कि कौन कौन से वर्णात्मक प्रश्न और किस प्रकार से आपके एग्जाम में वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया कि गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको हमको पढ़ना है और 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। एक प्रश्न यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। देखिए इसको जब पूरा पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। उसी प्रकार से आप इसका संदर्भ लिख पाएंगे। जब आपको इस चैप्टर का नाम और इसके लेखक का नाम याद रहेगा तब आप इसका संदर्भ लिख पाएंगे। तो ऑप्शन 1 का जो क्वेश्चन दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांशों का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ इसी प्रकार से लिख पाएंगे जब आपको इसके चैप्टर का नाम याद रहेगा और इसके लेखक का नाम याद रहेगा। तो इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से चैप्टर से लिया गया और इसके लेखक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया कि लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है। तो ये भारतीय संस्कृति चैप्टर से वैसे ही पता चल गया। तो क्यों कहा है जब आप इसको पढ़ेंगे पूरा ना तब आपको पता चल जाएगा। उसके बाद से तीसरे क्वेश्चन में दिए गए रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। केवल आपको यहाँ पे जितने पे अंडरलाइन किया गया है इसी का ही हम लोग को व्याख्या करना है। ठीक है, उसके अलावा किसी का भी नहीं करना है। इसी के लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर एक क्वेश्चन के, मतलब कि 3 क्वेश्चन है तो 6 नंबर का क्वेश्चन है। और यदि आपको ये वाला आ रहा है तो आप ये वाला कर सकते हैं, पूरा आ रहा है तो ये वाला कर सकते हैं, यदि नहीं आ रहा तो आप ये दूसरा भी कर सकते हैं। मतलब इसमें अथवा करके क्वेश्चन दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेम पहले की जैसा है। इसमें उसमें क्या था, गद्यांश था और इसमें क्या है, पद्यांश है। इसमें भी आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे। सबसे पहले पढ़ के इसका संदर्भ लिखना है, उसके बाद से रेखांकित तत्वों की व्याख्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किन लीलाओं का अनुकरण करना चाहा। तो आप लोग जब पढ़ेंगे इसको तब आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए इसमें भी अथवा करके देता है। यदि आपको ये पहला आ रहा है तो ये कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो आप ये दूसरा भी कर सकते हैं। एंड उसके बाद से देखिए तीसरा क्वेश्चन सेम संस्कृत गद्यांश आ जाता है। इसमें भी संस्कृत गद्यांश आएगा और ये 5 नंबर के आएंगे। इसमें आपको करना क्या है, केवल संदर्भ लिखना है और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। इसका संदर्भ लिखना है किस चैप्टर से लिया गया है और इसका हिंदी में अनुवाद कर देना। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। यदि आप कोई ये रहा तो ये कर सकते हैं और अन्यथा ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी अभी दिया गया है। सेम जिस प्रकार से हिंदी में गद्यांश पद्यांश है उसी प्रकार से संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश है। इसमें भी पद्यांश दिया गया और ये भी 5 नंबर का है। इसमें भी आपको पढ़ के संदर्भ लिखना है और इसका अनुवाद कर देना हिंदी में। ठीक है, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और उसके बाद से 5वें क्वेश्चन में दिया गया कि अपने पठित खंडकाव्य में से पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और कितने नंबर का है, ये 3 नंबर का है। ठीक है, और देखिए आप लोग जिस मंडल में होंगे, आपके मंडल में जो भी चीज़ चलता होगा खंडकाव्य, आपको वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुक्तिदूत है, ज्योति जवाहर है, मेवाड़ मुकुट है, अग्रपूजा है, जय सुभाष है, मातृभूमि के लिए है। मतलब कि आप जो भी पढ़ते हैं, कर्ण है, तुमुल है, कर्मवीर है,
जो भी पढ़ते हैं आप उसका लिख सकते हैं। एंड उसके बाद से अब आ गया 6th नंबर का क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम लोग को लिखना है जीवन परिचय। ये लेखक का जीवन परिचय है और ये 5 नंबर का पूछा जाता है। सेम इसी प्रकार से कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का या रामधारी सिंह दिनकर का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मैंने ऑलरेडी बहुत लोग का अपलोड कर दिया है, तो प्रोफाइल खोल के वीडियो देख लीजिए, सभी लोग का जीवन परिचय किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट आ जाते हैं ख में, और ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है, और इसमें हम लोग को कवि दिया गया है, जैसे उसमें लेखक दिया गया था एंड इसमें हमको कवि दिया गया है, और इसमें ये भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें भी हम लोग को बिहारी लाल का, सूरदास का, मैथिली शरण गुप्त का किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख रचनाओं को बताना है। ठीक है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप किसी भी एक का लिख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इनका भी अपलोड कर दिया है, तो प्रोफाइल में देख लीजिए, चैनल खोल के, उसमें आप देख सकते हैं कि किन किन लोगों का जीवन परिचय आपको याद करना है। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां में हम लोग को दिया गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ को याद किया वह श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आपको कोई श्लोक लिखना है, 2 नंबर का है। और इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां में दिया गया संस्कृत के प्रश्न उत्तर, इसमें से कोई 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। ठीक है, मतलब कि 4 प्रश्न दिए गए हैं, कोई 2 आप लोग को कर देना है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर के 1 प्रश्न है। 9वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9वां है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये हाईएस्ट नंबर वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। ठीक है, हिंदी के एग्जाम का। इसमें हम लोग को लिखना है निबंध। निबंध किस पे लिखना है? पर्यावरण प्रदूषण पे लिखिए, विज्ञान अभिश्राप या वरदान पे लिखिए, यातायात के नियम पे लिखिए, जनसंख्या, लाभ और हानि पे लिखिए। किसी एक पर लिख सकते हैं। आपको 7 नंबर के निबंध हैं। ठीक है, आप एक निबंध को अच्छे से लिखिए। मैंने ऑलरेडी पर्यावरण प्रदूषण पर अपलोड कर दिया है, तो आप चैनल खोल के देख लीजिए किस प्रकार से निबंध लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और आई होप ये पेपर का लास्ट क्वेश्चन है हिंदी के। और इसमें हम लोग को दिया गया है कि उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायत पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधा न उपलब्ध होने का उल्लेख कीजिए। या आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। आपके टोटल खत्म हो गया मॉडल पेपर के सभी प्रश्न, इसके अलावा आपका पेपर नहीं बचा है। मतलब कि इस वीडियो में मैंने आप लोग को MCQ भी बताया कि किस प्रकार के MCQ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंड क्वेश्चन भी बताया कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो आप लोगों ने समझ लिया होगा। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।